15 से 20 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट के अंदर अपना जो ऐसे है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों को ऐसे क्रिएट करना आना चाहिए। क्रिएट करने का मतलब है कि आप लोगों की सिर्फ रीडिंग होनी चाहिए टॉपिक्स के बारे में। आप जब जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो वहाँ पे आप ऐसे क्रिएट करने की आपकी एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर ऐसे क्रिएट करने की। तो ये जो पहला मैंने आपको मीनिंग बताया है कि योर ओपिनियन इन योर ओन वर्ड्स, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसे राइटिंग में आप क्रैम करके जब दूसरे का किसी का मटेरियल लिख के आते हैं तो वो आपकी ऐसे राइटिंग का मतलब भी पूरा नहीं कर रही थी। बेसिक आप मतलब आप ऐसे राइटिंग कर ही नहीं रहे होते एक तरह से ना। आप किसी की राइटिंग लिख के आ रहे हैं, या कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, कोटेशंस बहुत लिखाते हैं, कुछ बच्चे मैथ्स ड्रा कर आते हैं, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। कोटेशंस भी मुनासिब। सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है आपका अपना ओपिनियन। अब आपके अपने ओपिनियन के लिए मैंने कुछ बातें बताई थी आपको। एक मैंने ये कहा था कि आपने जब अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है ना, तो उस वो होना ठीक चाहिए। ठीक किस तरह हो सकता है? आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना वो ठीक होना चाहिए। आपका ओपिनियन तभी सही तरह से एग्जामिनर तक पहुंच सकता है ना, आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक हो। ठीक हो गया। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कंपाउंड कैसे बनाते हैं, कम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं। आज के लेक्चर में मैं ये आप लोगों को बताऊंगा कि ये सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है इसकी इसके पीछे लॉजिक क्या है। वो क्या ऐसी बात है कि मैं बार बार लगा रहता हूँ कि सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस आप फॉलो करें, लिखना सीखें। ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो अब मैं स्क्रीन आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो से हैं वो आपको ऐसे की जो प्रॉपर मेथोडोलॉजी है वो आप लोगों को मैं सिखाऊं और आपको बताऊं कि आप कोई भी दुनिया का कोई ऐसे आपके पास आ जाए, आप वो लिख भी लेंगे और उसमें पास भी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए शर्त ये रीडिंग। ठीक है, तो आदिल साहब मुझे स्क्रीन शेयर की इजाज़त दी जाए। जी जी, हो गया, थैंक यू। जी आपके नज़र आ रहा है स्क्रीन नज़र आ यस रही है आप सर। में? जी ओके। जी, ऐसे राइटिंग की परफेक्ट मेथोडोलॉजी। सबसे पहली चीज़ है कि आपका ऐसे स्टार्ट कैसे होना चाहिए। ये सबसे पहला पॉइंट है, ऐसे स्टार्ट कैसे होना चाहिए। आपका कोई भी ऐसे है, अगर आप उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते, या इसको कहते हैं माइंड मैपिंग। ये क्यों ज़रूरी है? 90% बच्चे ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते ऐसे लिखने से पहले। फॉर एग्जांपल मैं आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करके भी दिखाऊंगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग का पर्पस क्या होता है और ऐसे राइटिंग में ज़रूरी क्यों है। आपकी जो ऐसे राइटिंग होती है उसमें आपने रेलिवेंट मटेरियल देना होता है। ठीक है, अब रेलिवेंट मटेरियल कैसे आ सकता है? रेलिवेंट मटेरियल आता है जब आप लोग टॉपिक पढ़ के जो टॉपिक उसने दिया हो, एग्जामिनर ने जो टॉपिक दिया हो, वो पढ़ने के बाद आप अपना थॉट प्रोसेस शुरू करें। उसके बाद सोचना शुरू करें कि आपको जो सा है वो क्या लिखना है इसके अंदर। गलती ये होती है कि चूंकि पहले ऐसे याद करके जाते हैं बच्चे, टॉपिक आजकल डिफरेंट आ रहे हैं, जिस तरह क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन, या पॉवर्टी पे आ जाता है, या क्लाइमेट चेंज का किसी एक चीज़ पे पूछते हैं, या पूछ लेते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जो टॉपिक होता है उसके बारे आप उसी टाइम सोच सकते हैं जब टॉपिक आपके सामने आता है। इसलिए पहले याद करने का कोई फ़ायदा नहीं होता आपको। हाँ, रीडिंग का फ़ायदा होता है, आप मुख्तलिफ टॉपिक्स पे रीडिंग करें, जितनी आप रीडिंग अपनी बढ़ा सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ें, आप बुक्स पढ़ें, आप अच्छी बुक्स पढ़ें, वो आपको फ़ायदा देंगी रेलिवेंट मटेरियल कलेक्ट करने में। लेकिन पहला स्टेप आपका ऐसे का ब्रेनस्टॉर्मिंग ही होना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप करते ये हैं कि आप लोग ये देखें। आदिल, काइंडली स्क्रीन के ऊपर ना किसी ने किया हुआ, ये काइंडली रिमूव कर दें यार। आप लोग काइंडली स्क्रीन के ऊपर कुछ ना करें यार, ये मैंने आपसे शेयर किया आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों को स्क्रीन से आपका ताल्लुक नहीं बनता कोई, आप ना प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, अब ये आप देखें सामने, मैं आपको यहीं पे आगे दिखाता हूँ फिर आगे डिवीजन करता हूँ। ठीक है, ये आपका था ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्लाइमेट चेंज आ गया आपका ऐसे।
अब क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी थी, ऐसे आपका था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो आपने क्या काम शुरू किया, आपने सोचना शुरू किया, और सोचते लिखते नहीं होते, जिस तरह मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। काफ़ी पॉइंट्स हो गए हैं। अब ये मैं लिखता गया था, आप लोगों को सारे पॉइंट्स में भी नज़र ना आ रहे हो, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। पॉइंट्स इस तरह लिखते हैं, आप जब ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं तो आप ये नहीं सोच रहे होते कि ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ ये रेलिवेंट है या नहीं है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। जब आप माइंड को एक टास्क देते हैं ना, कि मैंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर मुझे आइडियाज़ दें आप, तो आपका माइंड हमेशा रेलिवेंट आइडियाज़ देगा आपको, ठीक है, इरेलीवेंट आइडियाज़ नहीं देगा, ये बात याद रखिएगा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपने टॉपिक लिख लिया पेज के दरमियान में, उसके इर्द गिर्द उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जितने भी आइडियाज़ आपके जहन में, आप लिख लिया करें। पहला स्टेप ये होना चाहिए ऐसे का। और फिर ये देखें, अब मैंने जितने पॉइंट्स लिखे थे, ये जितने पॉइंट्स मैंने लिखे थे, अब मैंने किया क्या, मैंने ये डिसाइड किया कि जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इनको मैंने कहाँ कहाँ लिखना है ऐसे में। जिस तरह ये देखें, क्लाइमेट चेंज टॉपिक था, तो पहला पॉइंट है मेरा डिफोरेस्टेशन, मैंने उसके सामने लिख लिया C1, ये नंबर 1 काज है इसका। अच्छा, दूसरा था इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग में दूसरा पॉइंट था, मैंने इसके सामने लिख लिया C2, काज नंबर 2। तीसरा पॉइंट जो मैंने बनाया था वो ब्रेनस्टॉर्मिंग में था अर्बनाइजेशन में, मैंने उसके सामने लिख दिया C3, काज नंबर 3। अच्छा, उसके बाद कौन सा काज इसमें बन रहा है जी, यूएनओ। यूएनओ का रोल भी वीक है, वो भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई जो सा है वो ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो पा रहा उसको रोकने के लिए। काज नंबर 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैं कॉज, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग से मैं कॉज कलेक्ट कर रहा हूँ। फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज़ है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आगे प्रूव करेंगे, ये काज नंबर 5 कर दिया मैंने। अच्छा जी, ये जो, अच्छा बाकी जो पॉइंट्स है इसके अंदर 5 कॉजेज आपने सेपरेट कर लिए, तो बाकी पॉइंट्स क्या हैं। अच्छा, ये जो प्लांटेशन है ये सोल्यूशन होना चाहिए आपका, आपने इसके सामने ऐसे लिख दिया कि सोल्यूशन, प्लांटेशन करेंगे तो कम होगी ना आपकी वो। अच्छा जी, ये जो आपका है अमेरिका का रोल, ये आप यूएन से कनेक्ट करेंगे उस बॉडी पैराग्राफ में कि जी अमेरिका वायलेट कर रहा है या बाकी कंट्रीज वायलेट कर रही हैं, ये उसमें आप कनेक्ट करेंगे। क्लीन एनर्जी वाला जो पॉइंट ब्रेनस्टॉर्मिंग में आ गया था, इसको आप कहाँ पे फेंकेंगे, आप इसको सोल्यूशन में लेके जाएंगे। अच्छा, वेदर चेंज हो रहा है, ये किस में आएगा, ये फैक्ट्स में आ जाएगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर चेंज हो रहा है। अच्छा, हीट, एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रहा है, और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज भी हो रही है, तो ये काज भी आएगा, इफेक्ट में भी आ सकता है आपका। अच्छा, हार्मफुल गैसेज जो सी है ये आपका उसमें आ गया कॉज के अंदर। अब ये देखें कि ये जो मैंने पॉइंट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग में बनाए थे, ये आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉजेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इफेक्ट्स भी बता रहे हैं, सॉल्यूशंस भी बता रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स रेलिवेंट हैं आपके एसेस से। आपने अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग ठीक कर ली, फिर आपने इन पॉइंट्स के सामने लिख दिया कि ये मेरा पहला कॉज है, ये दूसरा कॉज है, तीसरा कॉज है, ये पहला इफेक्ट है, दूसरा इफेक्ट है, तीसरा इफेक्ट है, ये सॉल्यूशंस है इसके अंदर। तो इससे होगा ये कि आपने ऐसे पहले ही प्लान कर लिया लिखने से पहले कि मेरे ऐसे में ये चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो प्लानिंग पार्ट होता है ना, यहीं पे आप पास कर जाते हैं या फेल कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऐसे में रेलिवेंसी और जो कोहेरेंसी या कनेक्टिविटी होती है ना आइडियाज़ में, वो जनरेट होती है आपके पहले स्टेप से। आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि मेरे ऐसे में ये पॉइंट्स आएंगे, और आपको डिसाइड कर लेना है कि मैं ऐसे को इस तरीके से लेके चलूंगा। ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ये आपके ऐसे के बारे में ये भी बता रही है कि कौन से पॉइंट्स हैं
ये सीक्वेंस भी डिसाइड कर लेते हैं आप यहाँ पे। आप यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि सजेशन में कौन कौन सी बातें आएंगी, कंक्लूजन भी आप यहीं से बनाते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग पहला स्टेप है जिसमें आप आइडियाज कलेक्ट करते हैं, और प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे यही नहीं करते। अब आप, अगर मैं दोबारा रेफरेंस दूंगा इंटरनेशनली, अगर मैं प्रैक्टिस को आपको कहूँ, इंटरनेशनल प्रैक्टिस अगर आप फॉलो करें, इंटरनेशनली जो ऐसे का फॉर्मेट फॉलो होता है ना, उसमें पहला स्टेप ब्रेनस्टॉर्मिंग है। ये आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, ऑक्सफोर्ड की वेबसाइट पे चले जाएं, कैम्ब्रिज में चले जाएं, कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे, वहाँ पे आप ऐसे राइटिंग निकाल लें तो वो आपको पहला स्टेप बताएंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग। अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे वो फॉलो नहीं करते बच्चे, और यही, और ये एक इसमें और बता दूँ, ये जो 2-3% पास होते हैं ना, वो लोग ये फॉलो कर रहे होते हैं। वो बच्चे ब्रेनस्टॉर्मिंग से ही अपने ऐसे शुरू करते हैं। वो आपके जो टॉपर्स हो गए या जो सीएस क्लियर करने वाले हैं, वो ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। जो फॉलो नहीं करते वही फेल हो रहे होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो अगर आप लोगों ने आज तक, आपको किसी ने ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं सिखाई या आप लोगों ने नहीं सीखी अभी तक, तो ये आप समझ जाएं कि आप ऐसे का, और इसमें अगर कोई आप लोगों को लगे कि मैं इसमें पैटर्न ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होती, तो मैंने आपको तरीका बता दिया, आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। किसी भी अंग्रेज टीचर या गोरे को आप निकाल लें, आप, वो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग से ही शुरू करवाएगा, ऐसे और कहीं से नहीं शुरू करवाएगा। तो ये तो पहली चीज थी ऐसे के बारे में, और ये सबसे वाइटल है। मैं ये समझता हूँ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आप सारा ऐसे बना लेते हैं। इसके बाद आती है जी बात स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे की। ब्रेनस्टॉर्मिंग पहली चीज है जो कि आपको रेलिवेंट आइडियाज प्रोवाइड करेगी, तभी आप ऐसे लिखेंगे। अब दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी पैराग्राफ होते हैं, फिर कंक्लूजन होता है। ये जो 3 पार्ट्स है ना, इसको हर पार्ट की अपनी वर्थ है। अब ये भी होता है कि एग्जामिनर बाज का कंक्लूजन पढ़ लेता है पहले और इंट्रोडक्शन पढ़ लेता है, जज कर लेता है आपको। तो आपके तीनों पार्ट्स पे वर्किंग ज़बरदस्त होनी चाहिए। फिर बॉडी पैराग्राफ पे होनी चाहिए, जो मैं भी आपको सिखाने लगा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इनमें आती हैं। अब ये जो इंट्रोडक्शन है, बॉडी या कंक्लूजन है, इसमें भी ढेर सारी बातें हैं। ये मैंने आपको बताया ना कि ऐसे ऐसे राइटिंग एक आर्ट है जो लर्न करने से आती है। इसका प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर मेथोडोलॉजी है। इंट्रोडक्शन पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर हम बॉडी को डिस्कस करेंगे, फिर हम कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे, और फिर आपसे मैं पूछूंगा कि आप इनमें से कितनी चीज़ें पूरी करते हैं। ये है जी इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन जो होता है ऐसे का, उसके भी पार्ट्स होते हैं, मैंने बताया। इंट्रोडक्शन के कौन से पार्ट्स होते हैं और क्यों होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा। इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट करते हैं स्टार्टर्स से। स्टार्टर्स का मतलब होता है 2 जुमले होते हैं जो कि आपको टॉपिक की तरफ ले के जाते हैं। अच्छा, आप कुछ बच्चे डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, मैंने देखा है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि जो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, वो ये रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि उनके पास और कुछ लिखने को था ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जो डेफिनेशन याद की थी उसी को प्रिंट कर दिया। ठीक है, डेफिनेशन से कभी ऐसे स्टार्ट नहीं करते, तो ये चीज़ ओमिट करते हैं। स्टार्टर्स होते हैं 2 जनरलाइज्ड किस्म के जुमले होते हैं जो कि आपको थीसिस से कनेक्ट कर रहे हैं। और थीसिस स्टार्ट में क्यों आता है ये भी आपको बता दूं, और थीसिस होता क्या है। स्टार्टर्स के बाद थीसिस लिखने का मकसद ये होता है कि जब आप ऐसे स्टार्ट करते हैं ना, तो एक तो डायरेक्टली टॉपिक पे नहीं जाते, इसलिए स्टार्टर्स लिखते हैं, क्योंकि डायरेक्टली नहीं जाना होता टॉपिक पे। और फिर थीसिस इसलिए तीसरा स्टेटमेंट होता है क्योंकि आपने एग्जामिनर को स्टार्ट में बता देना होता है कि मेरे ऐसे की ये बाउंड्री है। अब ये जो थीसिस स्टेटमेंट है ना, इसको आप बाउंड्री कहते हैं, ऐसे की बाउंड्री। किसी भी इंटरनेशनल राइटिंग में अगर आप चेक करेंगे ना ऐसे राइटिंग को, उसमें थीसिस स्टेटमेंट उसका सबसे जरूरी पार्ट होगा ऐसे राइटिंग का। क्यों? थीसिस स्टेटमेंट आपके ऐसे को, मैंने दोबारा बता दी, बाउंड्रीज बता देता है आपके ऐसे की, आपके ऐसे का टोटल फोकस बता देता है कि किस चीज पे आप क्या इसमें अपने ऐसे में करने जा रहे हैं। ये कम्प्लेक्स स्टेटमेंट होता है, और वही बात मैंने आपको बताई जो ग्रामर के लेक्चर में बताई थी कि कम्प्लेक्स स्टेटमेंट आपको लर्न करना चाहिए। अब ये होता भी सिंगल स्टेटमेंट है, थीसिस स्टेटमेंट ए, इसका मतलब होता है एक स्टेटमेंट। अब ये भी एक नई प्रैक्टिस है यहाँ पे कि 3 स्टेटमेंट्स बना देते हैं थीसिस स्टेटमेंट में। भाई 3 स्टेटमेंट थीसिस स्टेटमेंट्स होते हैं, थीसिस स्टेटमेंट नहीं होता। एनीवेज, तो ये जो सा है आपका थीसिस स्टेटमेंट आ गया, सिंगल स्टेटमेंट कम्प्लेक्स होता है, आपके ऐसे की बाउंड्रीज बता रहा होता है। एग्जामिनर इसको पढ़, और ये मैं आपको बात बताऊं, जो आपका एग्जामिनर है या आपका रीडर है ना,
वो कोई आम आदमी नहीं है, वो CSS का एग्जामिनर है और उसको इन चीज़ों का बड़ी बारीकी से पता है। एग्जामिनर को ये भी पता है कि स्टार्टर्स क्या लिखे हैं बच्चे ने, थीसिस क्या लिखा हुआ है, और एग्जामिनर से बेहतर ये कोई नहीं जानता कि स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो किया हुआ है। आपके एग्जामिनर को इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पता है, आपके एग्जामिनर को अकेडमीज के नोट्स के बारे में भी पता है कि जी नोट से इसने लिखा है, इसने क्रैम करके लिखा है या इसने ऐसे क्रिएट किया है। तो ये जो गलतफहमी है ना कि आपका एग्जामिनर बहुत सियाना है, उसको पता है कि ऐसे के एसेंशियल्स क्या हैं, प्रॉपर ऐसे राइटिंग क्या है, किस बच्चे ने वो फॉलो की है, किसने फॉलो नहीं की। तो थीसिस स्टेटमेंट लिख देना ऐसे में, इसका मतलब है कि आप उनसे compete कर रहे हैं जो कि थीसिस लिख रहे हैं। और थीसिस स्टेटमेंट ना लिखने का मतलब है का कि मतलब है आप, जी, थीसिस स्टेटमेंट ना लिखने का मतलब है कि आप अपने आप को ना उन बच्चों से पीछे रख रहे हैं रख रहे हैं, जो थीसिस लिख रहे हैं। लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये इधर ही डिफरेंस आ जाता है। एक एक ऐसे है जिसने थीसिस लिखा हुआ है, एक ऐसे है जिसने नहीं लिखा हुआ, वहां पे तो फर्क पहले आ जाता है। बहरहाल थीसिस स्टेटमेंट के बाद आपने थ्योरी बिल्ड करनी होती है। तीसरा पार्ट है इंट्रोडक्शन का, ये एक पैराग्राफ की बात करता है। आदिल माइक म्यूट कर दें। आदिल, जी थैंक यू। हाँ जी, ये मैं एक एक पैराग्राफ की पार्ट्स बता रहा हूँ आपको मैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन की, जो सारे पार्ट्स बता रहा हूँ ये इंट्रोडक्शन के हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन के पार्ट्स हैं। थीसिस के बाद होती है थ्योरी बिल्डिंग। थ्योरी बिल्डिंग का मतलब है आप थीसिस लिखने के बाद डायरेक्टली फैक्टर्स नहीं लिखते या कॉजेज नहीं लिखते जो ऐसे ऐसे में डिस्कस करने हैं। आप थोड़ी सी ट्रांजिशन बनाते हैं उन फैक्टर्स तक जाने के लिए, क्योंकि आपने स्मूथ ट्रांजिशन देनी होती है, ऐसे में अचानक अचानक चीज़ों को नहीं लाना होता। उसके बाद आप फैक्टर्स लिखते हैं। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, ये जो फैक्टर्स वाला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे पॉइंट्स जो आप ऐसे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स जो आप ऐसे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आप इंट्रोडक्शन में लिख देते हैं एक एक करके। लिस्ट नहीं बनानी होती, एक एक करके लिखते हैं आप। इंट्रोडक्शन आपका जो है ना, वो एग्जामिनर को सारी चीज़ें बता रहा होता है कि यार मैंने अपने ऐसे में ये चीज़ें डिस्कस करनी है। इंट्रोडक्शन क्या होता है, टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आपको कोई बंदा कहता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप जो बातें बताएंगे अपने बारे वो सारी बताएंगे ना, कि मैं ये हूँ, यहाँ से बिलोंग करता हूँ। ऐसे का इंट्रोडक्शन भी सारी बातें बताता है जो ऐसे में डिस्कस होनी होती हैं। इंट्रोडक्शन में लिखी गई बात अगर आप ऐसे में डिस्कस नहीं करेंगे, गलती करेंगे। और इंट्रोडक्शन में लिखी गई कोई ऐसी बात जो आपने ना लिखी हो इंट्रोडक्शन में और ऐसे में डिस्कस कर ली हो, फिर भी आप गलती कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में जो जो बात लिखे हैं उसको डिटेल में ऐसे में डिस्कस करें, ये होती है मेथोडोलॉजी ऐसे की। जो जो कॉजेज आप इंट्रोडक्शन में डिस्कस करते हैं उनको एक एक पैराग्राफ में फिर ऐसे में डिस्कस करते हैं, प्रूव करते हैं। ये इंट्रोडक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, फैक्टर्स लिखना। और फिर होता है इंट्रोडक्शन को भी आप कंक्लूड करते हैं, इंट्रोडक्शन को वाइंड अप करते हैं। ऐसे नहीं कि फैक्टर्स लिख के और एंड किया और आगे चले गए। इंट्रोडक्शन को भी आप कंक्लूड करते हैं, एक दो स्टेटमेंट्स लिख के पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड करते हैं कि जी मैं अब इंट्रोडक्शन वाइंड अप कर रहा हूँ, अब हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के पार्ट्स हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग किया आपने, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आपने इंट्रोडक्शन लिखा, और इंट्रोडक्शन में आपने कितने पार्ट्स हैं, ये 5 पार्ट्स हैं। स्टार्टर्स, थीसिस स्टेटमेंट जो कि कम्प्लेक्स स्टेटमेंट होता है, फिर थियरी बिल्डिंग, फैक्टर राइटिंग, ये सिंपल स्टेटमेंट्स आ जाते हैं आपके, और फिर कंक्लूड करना इंट्रोडक्शन को। ये 5 पार्ट्स आपके इंट्रोडक्शन के पूरे होने चाहिए। और इसमें फिर मजीद बात आपको बता दूं, इसकी मजीद बात आती है कि इसके सेंटेंसेस ठीक होने चाहिए। आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है और आपने 5 पार्ट्स भी फॉलो नहीं किए हुए, तो फिर आप एक्सपेक्ट ही ना करें कि आप CSS पास करेंगे या उसके नज़दीक भी जाएंगे। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन का था, इंट्रोडक्शन की ब्रेनस्टॉर्मिंग का था। यहाँ तक, डिफरेंस। जी यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें, ब्रेनस्टॉर्मिंग से लेकर इंट्रोडक्शन तक कोई सवाल ऐसे राइटिंग में तो पूछ लें, फिर मैं आगे चलूँगा। जी सर, इंट्रोडक्शन सर की कितनी लेंथ होनी चाहिए और कितने पैराग्राफ हम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, या सिर्फ एक पैराग्राफ में बताना होता है सर? इंट्रोडक्शन आपका सिंगल पैराग्राफ होता है, पहली चीज़, एक पैराग्राफ। और ये 2 से 3 पेजेस तक जा सकता है एक पैराग्राफ, 2 से 3 पेजेस तक जा सकता है एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का। सिर्फ सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, समझे बात को? जी सर, थैंक यू। जी, और किस सवाल पूछना है इंट्रोडक्शन से तो पूछ लें।
सर सर थीसिस स्टेटमेंट जो देनी होती है उसकी हेडिंग देनी होती है या सर पैराग्राफ जैसे क्या होता है सर? जो जो आपका है ना थीसिस स्टेटमेंट, आपके ऐसे में कहीं पे भी हेडिंग नहीं आती, जी सर। याद रखें। आपके ऐसे में कहीं पे भी हेडिंग नहीं आती, आपने ऐसे में कहीं हेडिंग नहीं देनी, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट एक सिंगल स्टेटमेंट होता है, इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है। तीसरा स्टेटमेंट होता है आपके इंट्रोडक्शन का। पहला स्टेटमेंट पहला स्टार्टर होता है, दूसरा स्टेटमेंट दूसरा स्टार्टर होता है, तीसरा स्टेटमेंट थीम स्टेटमेंट होता है, चौथा स्टेटमेंट थ्योरी बिल्डिंग वाला होता है, पांचवा छठा सातवां स्टेटमेंट फैक्टर्स होते हैं। सीधा चलते जाते हैं ये बगैर किसी ब्रेक के, ठीक है। ठीक है सर। सर जी ये फैक्टर्स को पॉइंट्स की फॉर्म में ही लिखना सर, नहीं, इसका ये क्या? जो नहीं, वो पॉइंट्स की फॉर्म में इस तरह बच्चे जो लिख देते हैं ना कि फॉलोइंग आर द फैक्टर्स, नंबर 1 डिफॉरेस्टेशन, नंबर 2 अर्बनाइजेशन, नंबर 3 इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस तरह कभी नहीं लिखते। आप वन बाय वन यस सर। करके लिखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द कॉज, मोर ओवर हम्म। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब। इस तरह वन बाय वन करके आप लिखते हैं, क्योंकि ऐसे राइटिंग एक आपका वो पीस ऑफ राइटिंग है जिसको आपने इन मेच्योर तरीके से लिखना है। ये जो लिस्ट बनानी होती है तो बच्चों वाली बातें हैं, आप लिस्ट बना दें सारी, ठीक है ना। ये तो मैट्रिक लेवल की बातें हैं। यस जी सर कोई एग्जांपल के तौर पे कोई ऐसे का इंट्रोडक्शन दिखा दें। आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अगर आपने, हाँ आपने अगर सैंपल देखने हैं, मैंने यूट्यूब चैनल पे 15 20 25 30 ऐसे शेयर किए हुए हैं। पूरा इंट्रोडक्शन जी लिख जी के शेयर किया हुआ है, ठीक है। एक एक लाइन ठीक है एक्सप्लेन की है उसकी, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सर जो ठीक ब्रेन है सर। स्टॉर्मिंग है वो अलग ड्राफ्ट बनाना, रफ ड्राफ्ट उसी पेपर पे बनाना है या उसका अलग सेटअप है? कोई किस तरह बनाना है ब्रेन स्टॉर्मिंग जो करनी है, उसका क्या है? अच्छा, ये आपने अच्छा सवाल पूछ लिया है। जब आपका ऐसे शीट आती है ना आपके पास, तो उसके स्टार्ट में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते होते हैं, पहले पेज से ही। क्यों करते हैं आप ऐसा? अब मैं आपका एग्जामिनर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे नहीं पता आप कहाँ से हैं, आप कैसे मेरे पास आ गया। तो जब मैं आपके ऐसे खोलूंगा ना, तो मुझे पहली चीज़ क्या नजर आएगी? ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग से मेरे जहन में क्या बात जाएगी कि इसने वर्किंग की है ऐसे पे। पहली बात ही मेरे जहन में ये जाएगी कि क्रैमर नहीं है ये ऐसे लिखने वाला है, इसको मैथोडोलॉजी का पता है। तो पहले से स्टार्ट करनी चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग, पहले पेज से। उसके बाद रफ आउटलाइन बना लें आप, उसके बाद नीट आउटलाइन की जगह छोड़ दें, उसके बाद ऐसे लिखना शुरू करें। देखें, ये जो वर्किंग होती है ना ऐसे की, यही सब कुछ होती है। ये मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूं, आप इंटरनेशनल प्रैक्टिस चेक कर लें, ये सबसे जरूरी है वर्किंग। और एग्जामिनर को दिखाना भी जरूरी है कि यार आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ऐसे लिख रहे हैं, आपने कोई क्रैम करके नहीं लिखा। अगर आप स्टार्ट ही ऐसे से कर देते हैं ना, वहां पे जो बच्चे करते हैं, पहली स्टेटमेंट ही ऐसे की होती है, उसका फर्स्ट इंप्रेशन ये जाता है कि जब एक ऐसे पे ब्रेनस्टॉर्मिंग भी नहीं की, जब ऐसे के ऊपर वर्किंग भी नहीं की, तो जाहिर बात है ऐसे याद करके आए हैं ये, ठीक है जी। हाँ जी जी, सर समझ आ ये गई? मतलब रफ पेज, तो सर मतलब ये रफ पेज होता है, यहाँ पे मतलब हम पॉइंट सारे की पॉइंट हम लिख सकते हैं वहाँ पे? आप स्टार्ट में ले सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें स्टार्ट में, ऐसे की शीट में होती है। हर हर बच्चा करता है जिसको पता है इस चीज का। ओके सर। ये जिनको नहीं पता वो नहीं करते ना, जिनको पता है ना, ये मैं आपको बता दूं, जो भी आपके स्टूडेंट्स होंगे ना, जिस तरह मैं लम्स की मिसाल इसी देता हूँ, कोई चीज़ें पता है वो लाजमी करते हैं। अब मैं एक चीज़ यूज़ करता हूँ, बच्चों को बताता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट का डिफरेंस। उनका स्टार्टिंग पॉइंट आगे क्यों होता है, फिनिशिंग लाइन से करीब होते हैं वो, क्योंकि वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। यहाँ के बच्चों को ये बातें ना बताई जाती हैं ना पता होती हैं, तो आप लोगों का स्टार्ट बहुत पीछे से होता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको अडॉप्ट करें। पता है क्या बात है, आपने कंपीट करना है ना सीएसएस में। कंपीट किस लेवल पे करना है आप मुझे बताएं। आपके पेपर इस हिसाब से चेक नहीं किए जाएंगे कि आप सरगोदा के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं बताई जाती तो कोई बात नहीं, एक लाहौर का स्टूडेंट है तो उसे बताएं ये बातें तो ठीक है, आप आपके साथ कोई कंसेशन हो जाए, नहीं। आपके पेपर्स का पता नहीं होता कहाँ के हैं, आपका नाम सिर्फ नाम भी नहीं लिखा होता मेरे ख्याल से, तो एक कोई कोड ही होता है मेरे ख्याल से। अब होता ये है कि वो एग्जामिनर ने चेक करना होता है उसी टॉप स्टैंडर्ड पे, वहीं पे लाहौर का पेपर, वहीं पे सरगोदे का। अब जो लाहौर वाले ने इंप्लीमेंट किया हुआ, सरगोदा वाले ने इंप्लीमेंट नहीं किया, तो वो तो 2 मिनट में डिफरेंस वहां पे क्रिएट हो जाता है ऐसे के अंदर, ठीक है जी। यस सर, थैंक यू। किसी और ने पूछना सवाल, नहीं तो मैं आगे चलूं जी।
अच्छा, आपने जब इंट्रोडक्शन लिख लिया, एक पैराग्राफ खत्म हो गया इंट्रोडक्शन का, अब उसके बाद क्या करना होता है? अब इंट्रोडक्शन के बाद आपका आता है नेक पार्ट। अब ये नेक पार्ट होता किस लिए? ये जो आपने ऐसे के बारे में अगर डेफिनेशन लिखनी है कोई और टाइप्स लिखनी है, डेफिनेशन और टाइप्स, या आपने हिस्ट्री लिखनी है, या आपने करंट सिनेरियो लिखना है, करंट सिनेरियो, ये तीनों चीजें। अच्छा, ये कुछ बच्चे इंट्रोडक्शन में लिख देते हैं, ये चीजें इंट्रोडक्शन में नहीं लिखनी। ये सेकंड पैराग्राफ होता है आपके ऐसे का, सेकंड पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ होता है, इसे कहते हैं नेक पार्ट। आपने डेफिनेशन और टाइप्स अगर लिखनी है तो एक पैराग्राफ इसका आएगा। अगर आपने हिस्ट्री भी लिखनी है तो सेकंड पैराग्राफ इसका आएगा नेक पार्ट में। और अगर आपने करंट सिनेरियो लिखना है तो एक पैराग्राफ इसका आएगा। और ये तीनों पैराग्राफ होंगे एक एक पेज के। यानी कि इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया 2 पेजेस का, 3 पेजेस का लिख लिया आपने। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आपका कौन सा आएगा? वो नेक पार्ट के पैराग्राफ्स आएंगे। अगर तो आपने डेफिनेशन टाइप्स लिखनी है तो एक पेज पे एक पैराग्राफ, हिस्ट्री लिखनी है तो एक पेज पे एक पैराग्राफ, करंट सिनेरियो लिखना है तो एक पेज पे एक पैराग्राफ। अच्छा, अगर आप ये तीनों चीजें नहीं लिखना चाहते, आप सिर्फ करंट सिनेरियो लिखना चाहते हैं, तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आपका आएगा करंट सिनेरियो का एक पैराग्राफ, और आपका नेक पार्ट फिनिश हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये तीनों चीजें लिखना चाहते हैं तो तीनों चीजों के 3 पैराग्राफ बनेंगे नेक पार्ट के। इंट्रोडक्शन से इसको मिक्स नहीं करना। इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट पार्ट आया है, उसे कहते हैं नेक पार्ट। उसके 3 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, 2 भी और 1 भी, डिपेंड करता है आप लिखना क्या क्या चाहते हैं। डेफिनेशन और टाइप्स लिखना चाहते हैं तो वो सेपरेट पैराग्राफ बनाएं और 1 पेज का बनाएं। हिस्ट्री लिखना चाहते हैं तो उसका भी सेपरेट पैराग्राफ बनाएं 1 पेज का। करंट सिनेरियो लिखना चाहते हैं तो उसका भी 1 पेज का बनाएं। तो अगर आप ये तीनों पैराग्राफ लिख लें और इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ भी मिला लें तो टोटल आपके अभी तक 4 पैराग्राफ बन चुके हैं। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का 2-3 पेजेस का, लेकिन उसके बाद सारे पैराग्राफ 1-1 पेज के होते हैं। नेक पार्ट सेकंड पार्ट होता है, इसमें डेफिनेशन, हिस्ट्री, करंट सिनेरियो ये आप लिखते होते हैं। समझ गए जी? या कोई सवाल है आपका इसमें? नेक पार्ट के मुतालिक आपको समझ आई है या कोई सवाल पूछना है? जी हाँ जी, आगे चलते हैं। सर ये डेफिनेशन के साथ जो टाइप्स लिखनी है इनकी मेंशन करना पड़ेगा या डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देना है? क्या या इनको नहीं, वर्ड कर हेडिंग नहीं देनी, आपने लिखना स्टार्ट कर देना है। डेफिनेशन लिखेंगे फिर टाइप लिखेंगे, हेडिंग देते होते। जी, और ये हिस्ट्री में जो लिखना है इसके अंदर डेट्स भी मेंशन करनी है, अगर कोई आपको डेट्स पता है उसके रिलेटेड टॉपिक अगर है तो आप लिखिए ना, आपके पास जो फैक्ट्स कोई है, हिस्ट्री तो उन्हीं से बनती है, अगर है तो लिख दें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है सर। जी जी, ये जो उसके दरमियान जैसे हम लोग टाइप्स वगैरह लिखते हैं तो मतलब 3-4 टाइप्स हैं, तो हम मतलब हेडिंग तो नहीं देंगे लेकिन वो मतलब पॉइंट्स बना देंगे नीचे, या फिर वैसे मतलब जो एक लिखेंगे तो उसके आगे लिख के फिर अगला लिखेंगे? एक के आगे नेक्स्ट लिखेंगे, कोई आप सीरीज नहीं बनाएंगे, एक के आगे नेक्स्ट लिखेंगे, क्योंकि सिंगल पैराग्राफ है, आप कोई इसमें तोड़ेंगे नहीं उसको पैराग्राफ। ठीक है, ओके सर। अच्छा, अब नेक पार्ट खत्म हो गया, अब आपके स्टार्ट होते हैं बॉडी पैराग्राफ्स। बॉडी पैराग्राफ्स, अब इशू ये है कि बॉडी पैराग्राफ में करना क्या होता है। बॉडी पैराग्राफ में आपने जो जो कॉजेज इंट्रोडक्शन में लिखे होते हैं, जिस तरह मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखें। ये कॉज हमने इंट्रोडक्शन में लिखा था, पहला कॉज। बॉडी पैराग्राफ में आप पहले कॉज को उठाते हैं, पहले कॉज को उठाते हैं, पहले कॉज का टॉपिक स्टेटमेंट बनाते हैं। बॉडी पैराग्राफ का जो पहला पार्ट है ना, पहला स्टेटमेंट, उसे कहते हैं टॉपिक स्टेटमेंट। ये टॉपिक स्टेटमेंट मैंने लिखा है। इंट्रोडक्शन में आपने 5 कॉजेज लिखे थे जो हमने डिस्कस किए हैं पहले। अब हर कॉज के ऊपर आप एक बॉडी पैराग्राफ बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में लिखा था कि डिफॉरेस्टेशन जो सी है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुई है, आपने इंट्रोडक्शन में बताया था ये।
लेकिन आपने प्रूव तो नहीं किया था। जो बॉडी पैराग्राफ होते हैं उसमें आपने बातें प्रूव करनी होती हैं कि जी मैंने जो इंट्रोडक्शन में लिखा था कि डिफॉरेस्टेशन काज है, अब मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि क्यों मैंने कहा था। तो जो बॉडी पैराग्राफ होता है उसका पहला स्टेटमेंट आता है आपका टॉपिक स्टेटमेंट, जो ये मैंने लिखा आपके सामने, और वो पहला टॉपिक स्टेटमेंट किससे रिलेटेड होता है? इंट्रोडक्शन के पहले कॉज से। आपका इंट्रोडक्शन का पहला कॉज आपका पहला बॉडी पैराग्राफ बनाएगा, इंट्रोडक्शन का दूसरा कॉज दूसरा बॉडी पैराग्राफ बनाएगा, इंट्रोडक्शन का तीसरा कॉज तीसरा बॉडी पैराग्राफ बनाएगा, इंट्रोडक्शन में जो आपने चौथे नंबर पे लिखा था कॉज वो चौथा बॉडी पैराग्राफ बनाएगा, और जो इंट्रोडक्शन में पांचवा कॉज लिखा था वो पांचवा बॉडी पैराग्राफ बनाएगा। अब आप ये देखें कि आपके एसे में कितनी जबरदस्त कनेक्टिविटी बन रही है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो पॉइंट्स आपने बनाए उन्हीं को आपने इंट्रोडक्शन में लिखा, और जिस सीक्वेंस से लिखा आपने उसी सीक्वेंस से अब आप क्या कर रहे हैं, आप अपने बॉडी पैराग्राफ लिख रहे हैं। आपका ऐसे एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग बनता जा रहा है जो कि वेल कनेक्टेड, रेलिवेंट, टू द पॉइंट, और उसी पे है जो एग्जामिनर ने पूछा है। तो ये पहला टॉपिक स्टेटमेंट आया। अब बच्चे गलती क्या करते हैं टॉपिक स्टेटमेंट बनाने में? टॉपिक स्टेटमेंट बना देते हैं बच्चे कुछ और, ऐसे होता है कुछ और। इसलिए पहला कॉज का ही टॉपिक स्टेटमेंट बनाएं आप, और उसको रिलेट करें अपने मेन टॉपिक से। ये देखें रिलेट करने का मतलब क्या होता है। ये मैंने एंड पे लिखा है क्लाइमेट चेंज, लेकिन मेरा टॉपिक स्टेटमेंट था डिफॉरेस्टेशन के बारे में। मैंने डिफॉरेस्टेशन पहला कॉज लिखा, पहला टॉपिक स्टेटमेंट बना दिया। इंट्रोडक्शन में मेरा पहला कॉज था डिफॉरेस्टेशन, मैंने इसका पहला टॉपिक स्टेटमेंट बनाया बॉडी पैराग्राफ में, लेकिन मैंने इसको लिंक किया मेन ऐसे की हेडिंग से, क्लाइमेट चेंज। क्यों किया मैंने? ये बार बार बताने के लिए एग्जामिनर को कि मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं कहीं और नहीं जा रहा। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज मैंने लिख दिया, डिफॉरेस्टेशन वन ऑफ द कॉज ऑफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड विच हैज ट्रिगर्ड द फिनोमिनन ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब मैंने बताया कि डिफॉरेस्टेशन जो है उसने क्लाइमेट चेंज की है, डिफॉरेस्टेशन कॉज भी बताया और लिंक भी किया उससे क्लाइमेट चेंज से, आधा नहीं छोड़ दिया। इसे कहते हैं लिंकिंग करना मेन से। आपका हर बॉडी पैराग्राफ आपके ऐसे के मेन टॉपिक को बार बार हिट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपने बार बार ये प्रूव करना होता है कि आपने स्टैंस लिया था वो ठीक है। एनीवेज, ये हो गया टॉपिक स्टेटमेंट। अब आपने बात तो कर दी, आप प्रूव कैसे करेंगे इसको? नेक्स्ट गलती जो बच्चे करते हैं वो करते हैं प्रूव नहीं कर सकते। प्रूव क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनको पता ही नहीं प्रूव कैसे करना है जी इसको। अब आपने कह दिया था कि डिफॉरेस्टेशन जो सी है वो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ, आपने बात तो कह दी। अब मैं आपको कह रहा हूं इसको प्रूव करें। अब मैं आपको प्रूव आगे दिखाता हूं। इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं? मैं 3-4 फॉर्मूलाज आपको बता रहा हूं। एक है रीजन, दूसरे फैक्ट्स एंड फिगर्स, तीसरा कंपैरेटिव एनालिसिस, कोई कोटेशन वो भी लिख सकते हैं आप, या डिस्कशन कर लें। ये 5 हेडिंग्स मैंने आपको जो बताई हैं ना, मैं इनको एक्सप्लेन करने लगा हूं। मैंने कहा कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है। अब मैं इसकी रीजन बताऊंगा। पहले जो मैं रीजन लिखा है ना, पहले मैं रीजन बताऊंगा। रीजन क्या है जी? जाहिर बात है जब डिफॉरेस्टेशन हुई है तो टेम्परेचर बढ़ा है, आपका टेम्परेचर बढ़ा है तो आपका वेदर पे इफेक्ट हुआ है, वेदर पैटर्न चेंज हुआ है, बारिशों का आपके पैटर्न चेंज हुए हैं, विंड की इंटेंसिटी बढ़ गई है, सीजनल एक्सट्रीम्स पे जाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रैप हो रही है। जितनी हीट ट्रैप होगी उतनी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्लाइमेट जो भी सारे उसके फैक्टर्स हैं। तो रीज़न ये है कि जैसे डिफॉरेस्टेशन होती है उससे क्लाइमेट आपका, उसका एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है, एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा वेपरेशन होती है, वेपरेशन से क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ती है, रेंज की कहीं पे फेमाइंस आ जाते हैं, वेदर पैटर्न्स बढ़ जाते हैं। अगर आप लोगों ने इस पर स्टडी की है तो आपको पता होगा। ये पहली 2-3 लाइन्स लिख दी रीज़न की। फिर अगर कोई आपके पास फैक्ट्स हैं, जिस तरह फैक्ट्स क्या होते हैं, आप ये बता सकते हैं कि फॉरेस्ट कवर पाकिस्तान का कितना था, अब कितना है, या दुनिया का कितना था, कितना है और कितना होना चाहिए। ये कहते हैं फैक्ट्स। तो डिफॉरेस्टेशन में आपने ये बताना है कि कितना फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, हमारा कितना रह गया, कितनी डिफॉरेस्टेशन कर बैठे हैं हम। फिर 2-3 लाइन आप लिख सकते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस पे।
कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है? आप दो डिफरेंट सिचुएशंस के एनालिसिस कर रहे थे। आप एनालिसिस कैसे करते हैं? आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो 1950 में वेदर था वो और था, आज और है। क्यों? उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन इतनी नहीं थी, आज बहुत ज़्यादा है। या आप ये भी कह सकते हैं कि प्री इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल जो क्लाइमेट था कितना फ़र्क पड़ गया उसमें। एग्जामिनर को आप रियलिटी में लेके जा रहे हैं। ये जो बताने से ना कंपैरेटिव एनालिसिस, एग्जामिनर फील करता है कि यार मैं इंडस्ट्रियल टाइम से पहले, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले बैठा हूँ तो क्लाइमेट कैसा था, बाद में आया तो कैसा है। रियल पिक्चर दे रहे हैं आप एक तरह से। फिर अगर कोई कोटेशन है आपके पास वो भी डाल सकते हैं आप। और अगर इनमें से 2-3 बातों में से 1-2 बातें कुछ डिस्कशन कर लें आप कि जी डिफोरेस्टेशन की वजह से कैसे क्लाइमेट चेंज हुआ है। अब एक पेज पे लिखना होता है आपने, एक पैराग्राफ, सिर्फ एक पेज पे। अगर आप ये सारी बातें इंप्लीमेंट कर लें, आप मुझे बताएं आपका ये जो बॉडी पैराग्राफ बनेगा कितना टू द पॉइंट, कितनी वैरायटी है इसमें, कितना ये एग्जामिनर को इम्प्रेस करेगा कि इसने हर एंगल से प्रूव कर दिया है अपना पॉइंट। यहीं पे गलती बच्चे करते हैं, ना वो रीज़न लिखते हैं, ना फैक्ट्स होते हैं, ना कंपैरेटिव एनालिसिस होता है, ना कोई कोटेशन होती है, ना कोई डिस्कशन होती है। जो टॉपिक स्टेटमेंट लिखते हैं इसी को रिपीट किए जाते हैं पूरे बॉडी पैराग्राफ में। अब ये मैं आपको बता दूं, जो हमारा स्टूडेंट होता है या जो जिसको हम पढ़ा लेते हैं उसको तो हम बातें बता रहे हैं जिस तरह आप लोग पढ़ रहे हैं। जिनको नहीं पता वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है, उन बच्चों का तो कसूर नहीं है। लेकिन ये वो तरीका है पैराग्राफ राइटिंग का कि आपने अपना इंट्रोडक्शन के जिस तरह मैंने आपको तरीका सिखाया उसके पार्ट्स, फिर मैंने आपको नेक के पार्ट्स बताए। अब पैराग्राफ के भी पार्ट्स होते हैं, छोटे 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 पार्ट्स, इनको भी फॉलो करना होता है एक जबरदस्त ऐसे लिखने के लिए। और ये देखिए आपके आपके इस पूरे पैराग्राफ में बात किस पे हो रही होगी? फिर सारी बात डिफोरेस्टेशन पे हो रही है। रीजन किसकी दे रहे हैं आप? डिफोरेस्टेशन की। फैक्ट्स किससे बता रहे हैं? डिफोरेस्टेशन के। कंपैरेटिव एनालिसिस किसका कर रहे हैं? डिफोरेस्टेशन का। कोटेशन किसके बारे में दे रहे हैं? डिफोरेस्टेशन के बारे में। आपका बॉडी पैराग्राफ ना सिर्फ रेलिवेंट होगा बल्कि आपने जो ऊपर स्टैंड लिया है ना, डिफोरेस्टेशन जो आपने स्टेटमेंट दिया है उसको प्रूव भी कर रहा है और जबरदस्त तरीके से कर रहा है। सिर्फ एक दलाइल, एक दलाइल में एक नहीं दे रहा, कई किस्म की वो आपके रेफरेंसेस, कई किस्म के आपको वो सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स दे रहा है आपके जो आपने स्टेटमेंट दी उसके अगेंस्ट। इससे कहते हैं बॉडी पैराग्राफ प्रूव करना। इसके बगैर आपका बॉडी पैराग्राफ अच्छा प्रूव नहीं होता। तो इंट्रोडक्शन लिख लिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद नेक पार्ट लिखा, और पहला बॉडी पैराग्राफ जो हमने लिखा वो पहले कॉज से था और उसको प्रूव आपने इस तरह किया। इसी तरीके से जो आप दूसरा बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे वो आ जाएगा आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। टॉपिक स्टेटमेंट लिखेंगे आप, मैं लिख के दिखा देता हूं। जी, दूसरा टॉपिक स्टेटमेंट आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सी है उसने भी कंट्रीब्यूट किया है क्लाइमेट चेंज में। और नीचे आप इसको प्रूव करेंगे इसी फार्मूला से जो मैंने आपको करवाया है, रीजन से, लॉजिक से, कंपैरेटिव एनालिसिस से, कोटेशन से या डिस्कशन से। फिर तीसरा बॉडी पैराग्राफ जो आपका आएगा वो तीसरे आपने जो ये जो आपने प्लानिंग की थी ना, ये जी मैं आपको दिखाता हूँ, प्लानिंग की ज्यादा की हुई थी मैंने, बल्कि तीसरा जो आपने लिखा था इसमें कौन सा लिखा था जी? फॉसिल फ्यूल्स। तीसरा आपका जो बॉडी पैराग्राफ आएगा वो फॉसिल फ्यूल्स पे आ जाएगा। ये देखें तीसरे पेज पे तीसरा बॉडी पैराग्राफ फॉसिल फ्यूल्स पे आएगा। आप कहेंगे जो हमने फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं वो क्लाइमेट चेंज करते हैं। फिर आप प्रूव करेंगे कैसे, रीजन देंगे कि कार्बन एमिशन होती है, एग्जांपल बताएंगे आप कार्बन एमिशंस की, आप कंट्रीज का बताएंगे कौन कौन सी कंट्रीज कर रही हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे वही कि पहले कार्बन एमिशन कितनी थी आज कितनी है। तो ये आपने तीसरा बॉडी पैराग्राफ प्रूव कर दिया। फिर आप चौथा बॉडी पैराग्राफ प्रूव करेंगे। चौथा कौन सा था मैं वो भी देख लेता हूं। चौथा बॉडी पैराग्राफ हमारा आ जाता है जी यूएनओ के ऊपर। आप लिख लें चौथा बॉडी पैराग्राफ कि यूएनओ का रोल बहुत वीक रहा है। जाहिर बात है कि जो भी पैक्ट्स बने हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। यूएनओ अपना रोल वीकली अदा कर रही है या उसका रोल है ही वीक, इस वजह से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्योंकि कोई भी कंट्री तो फॉलो कर नहीं रही। और सारी कंट्रीज जो सी हैं वो फॉसिल फ्यूल्स में नंबर 1 पे ही हैं, जो सारी डेवलप कंट्रीज हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में तो मे भी कम हो।
ये चौथा बॉडी पैराग्राफ आया, इसको भी आप ऐसे ही प्रूव करेंगे। इसमें आप फैक्ट ज्यादा दे सकते हैं यूएन में, क्योंकि आपके पास डिस्कशन के ढेर सारे पॉइंट्स हैं, इनकी मीटिंग्स, इनके फैक्ट्स, जो भी एग्रीमेंट्स थे क्लाइमेट से रिलेटेड। इस तरीके से आप पांचवा बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे। तो ये ऐसे की बॉडी होती है, ये जो मैंने आपको बताया था ना बॉडी वाला पार्ट, इसमें आपके आते हैं सारे बॉडी पैराग्राफ्स। मैंने आपको अभी लिख के दिखाए हैं। इंट्रोडक्शन लिख के दिखाया, नेक पार्ट लिख के दिखाया, और फिर बॉडी पैराग्राफ लिख के दिखाया। ये आपका ऐसे पहुंचा बॉडी पैराग्राफ में। लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व करें, आप जब बॉडी पैराग्राफ तक आए हैं तो आपका सारा ऐसे कहां से चल रहा है? आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग से। क्यों? क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट्स लिखे थे वो डिफोरेस्टेशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, अर्बनाइजेशन था, कहां से पिक किए थे आपने? ब्रेनस्टॉर्मिंग से। आपने जो बॉडी पैराग्राफ बनाए उसमें जो टॉपिक स्टेटमेंट लिखे वो कहां से पिक किया आपने? ब्रेनस्टॉर्मिंग से। तो एक तरह से आपका ऐसे पूरा लिंक होता आ रहा है पीछे से। और दूसरी चीज, जो बात आपने इंट्रोडक्शन में की वो आप आगे प्रूव करते जा रहे हैं, एग्जामिनर को प्रूव करते जा रहे हैं। एग्जामिनर को चाहिए यही होता है कि आपने बात की, उसे प्रूव किया। एक चीज आपको और बता दूं, ये जो ऐसे के बारे होता है कि आप परेशान होते हैं ना कि आर्गूमेंट्स मैंने जी इसके अगेंस्ट चला गया, उसकी फेवर में चला गया हूं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगर आपने कोई स्टैंड लिया है, कोई स्टैंस लिया है, क्या आपने उसको प्रूव किया है सक्सेसफुली? क्या आप सही तरह से प्रूव कर सके हैं? और वो प्रूव करने के लिए सबसे जरूरी होता है आप मेथोडोलॉजी फॉलो करें। तरीका फॉलो करेंगे सारी चीजें प्रूव हो जाती हैं, तरीका फॉलो नहीं करेंगे आसान ऐसे में फेल हो जाते हैं। ठीक है जी। अब ये बॉडी पैराग्राफ तो कोई सवाल है तो पूछ ले मुझसे, क्योंकि मैं आगे आपको कंक्लूडिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ, कंक्लूड करने की तरफ। जी सर बॉडी पैराग्राफ के अंदर कोई फ्लो शीट के अंदर बात कर सकते हैं, हमने चीजों को लिंक करना हो? किस तरह फ्लो शीट मतलब? जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिफोरेस्टेशन की बात की है, हमने टॉपिक स्टेटमेंट बना दी है, मैं रीजंस जोन से हैं, रीजंस के अंदर मैं अगर फ्लो शीट के अंदर बात कर लूं चीजों को रिलेट करके। आप साइड पे बना लें, लेकिन बीच पेज के बीच में मत बनाए, साइड पे बना लें अगर आपने बनानी है तो। सर फ्लो मतलब शीट में तो फिर पूरा वो आएगा ना, मैप आएगा। इस तरह की कोई चीज बना सकते हैं हम ऐसे में? नहीं नहीं, मैप्स ही बनाने होते हैं, मैप्स नहीं, क्योंकि वो डायग्राम सी होती है फ्लो शीट तो। नहीं मैप्स ही बनाने। देखें ऐसे राइटिंग में मैप्स ही बनाने, तो जो मैंने आपको चीजें बता दी है ना, यही आप इम्प्लीमेंट करने बहुत है। ये जो चीजें आप कह रहे हैं करंट अफेयर में पाकिस्तान के आप इम्प्लीमेंट करें, वैसे नहीं होती है। ठीक है। अच्छा सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि टॉपिक स्टेटमेंट के बाद रीजंस और फैक्ट्स के जितने भी आपने कंपैरेटिव एनालिसिस लिखे हैं, ये सब तो पॉइंट्स हमने लेकर डिस्कस करना है या किसी एक पॉइंट्स की अगर हमें लॉजिकल आंसर पता है तो उसको ही रिलेट करते हैं सपोर्टिव एविडेंस के तौर पे? नहीं, ये मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं, सारे याद नहीं रहते। ये मैंने आपको बताया सारे इसलिए हैं क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, रेपिटेशन करते रहते हैं राइटिंग में। ठीक है, आपने रेपिटेशन नहीं करनी, आप इनमें से 2-3 का इस्तेमाल करके आराम से एक पेज लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आप में से इसमें इतनी चीजें आती हैं, आप लिख के आराम से एक पेज जबरदस्त तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ये कहने का मतलब है। सर जी नेक पार्ट का थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि इसमें क्या लिखना है। जी मैं दोबारा बता देता हूँ, पहले आगे करूंगा फिर वापस आगे रिवाइज करवा देता हूँ आपको नेक पार्ट का। जी इसमें से कुछ सवाल पूछे बॉडी पैराग्राफ में से, फिर मैं नेक पार्ट बता देता हूँ। सर आपने जो बॉडी पैराग्राफ में बताया कि टॉपिक स्टेटमेंट लिखें, जैसे डिफोरेस्टेशन पे आपने लिखनी है, आपने मतलब किसी भी कॉजेज जो है जिस पे आप लिख रहे हैं, जैसे आपने नीचे बताया आप रीजन भी बता सकते हैं, फैक्ट्स भी कोटेशंस में भी लिख सकते हैं, या फिर आप उस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो अगर हम रीजन लिख रहे हैं या कोई फैक्ट्स लिख रहे हैं तो क्या हम उनको बुलेट फॉर्म में लिख दें? नहीं, बुलेट फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप नॉर्मली लिखें। अगर कोई आपने डाटा प्रोवाइड किया, आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कर दें, लेकिन बुलेट फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है आपको, पैराग्राफ फॉर्म में ऐसे लिख दें। हाँ जी बिल्कुल नहीं। अब ये चीज है ना सॉरी, आपका जो ऐसे होता है ना, वो देखें जो पढ़ने वाला है एग्जामिनर, आप उसका लेवल भी तो चेक करें ना। वो आज तो एग्जामिनर नहीं बना, वो तो हर साल पेपर चेक करता है ठीक है, तो वो दूर से देख लेता है आपके देखें, मैं जब ऐसे चेक करता हूँ मुझे 10 मिनट में अंदाजा हो जाता है, 5 मिनट में कि बच्चे का ऐसे पास होना नहीं होना। पहले 3 पेज ही बड़े होते हैं बताने के लिए कि आप लोग पास कर रहे हैं फेल हो रहे हैं, पहले 3-4 पेज ही बहुत होते हैं। पहले 3-4-5 पेज पे समझ आती है कि कुछ काम भी हुआ है, ऐसे पे हमें सारे पेज पे गप्पे लगाई हुई हैं। गप्पे लगाने वाले ऐसे ज्यादा होते हैं जो, और ये भी बता दूं जो अच्छा ऐसे होता है वो भी जल्दी चेक हो जाता है, जल्दी पास कर देते हैं उसको, वो सारी चीज नजर आती हैं। जो अच्छा ऐसे होता है उसकी राइटिंग भी अच्छी होती है,
उसमें उस रेलिवेंसी भी अच्छी बनाई होती है, बॉडी पैराग्राफ भी अच्छे बनाए होते हैं, और एग्जामिनर ये चीज़ें चाहता है, पहले 3-4 पढ़ लेता है उसको। जब एक आपने ट्रस्ट विन करना है ना, आपने ट्रस्ट विन कर लिया एग्जामिनर का, तो वो आपको वैसे ही फेवर मिल जाती है, नंबर तो मिल जाते हैं आपको अच्छे अच्छे काम करने के। और अगर पहले अच्छे ऐसे ना आ रहे तो आपको ज़्यादा फेवर मिल जाती है। जिस तरह ये जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा सरगोदा में नहीं है, ये लिखने का ऐसे, ये पूरे सरगोदा में नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लाहौर में भी किसी के पास हो ये। थैंक यू सर। डिफरेंस जो है ना, देखें, मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये मैं लाइव आपको बता रहा हूँ कि ये आप इंटरनेशनली कंसल्ट करें, ये आपको इंटरनेशनली भी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज लेवल पे जाके मिलेंगी, ये भी आपको बता रहा हूँ। तो बात सिर्फ ये है ना कि आप लोग जब भी CSS में जाएं तो तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए ना। मुझसे सारे बच्चे पूछते सर 3000 लफ्ज कैसे पूरे करें, मैं उन्हें कहता हूँ ऐसे का स्ट्रक्चर पूरा कर लो, अल्फाज खुद ही पूरे हो जाएंगे। समझ गए बात? जी सर, आगे चलते हैं जी। सर एक और सवाल था, ये बॉडी पैराग्राफ के अंदर जो पॉइंट्स लिख रहे हैं टॉपिक स्टेट, कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम, कितने पेजेस पे लिख सकते बॉडी हैं हम इसको? पैराग्राफ आपके एक पेज के होते हैं सारे। सर कितने होने लिखने हैं, मतलब पॉइंट्स टॉपिक स्टेट? हमारे पास तो काफी ज्यादा कॉजेज हो सकती हैं, जैसे हमारे पास डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। नहीं, आपने ये गलती नहीं करनी। आपने जितनी कॉजेज इंट्रोडक्शन में लिखनी है वो ये सोच के लिखनी है कि क्या आप आगे इनको डिस्कस कर लेंगे। जी। ये चीज नहीं करनी कि आप कॉजेज दे दें 10, डिस्कस करें 5, ये गलती नहीं करनी। और ये भी गलती नहीं करनी कि आप इंट्रोडक्शन में कॉज डिस्कस नहीं कर रहे जी और आगे जाकर डिस्कस कर लें, ये भी गलती नहीं करनी। ठीक है जी सर। आपने जो इंट्रोडक्शन में लिखा वो आगे आपने प्रूव करना है। देखिए बॉडी पैराग्राफ्स का पर्पस पता है आपको? इनका पर्पस होता है कि आपने जो इंट्रोडक्शन में बात लिखी होती है वो प्रूव करनी होती है बॉडी पैराग्राफ में जाके। ये बिल्कुल लिंक्ड होते हैं इंट्रोडक्शन से आपके। ठीक है, तो अगर आप नया बॉडी पैराग्राफ बना देंगे, अगर आप नया बॉडी पैराग्राफ बना देंगे जो कि आपने इंट्रोडक्शन में नहीं बताया कि मैंने डिस्कस करना है, तो वो तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। जी सर, इसकी लेंथ एक पेज की होनी चाहिए बॉडी पैराग्राफ में, एक क्लॉज की। जी बिल्कुल, एक पेज। ठीक है जी सर। जी सर ये जो कोटेशन है इसको प्रोमिनेंट करने की जरूरत है या नहीं होती? बिल्कुल नहीं जरूरत होती। आप कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखें, सिर्फ कोटेशन मार्क के अंदर लिखें। आप कुछ भी आपको ये देखें, आप थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगर मैक्सिमम आपको ये हाईलाइट करना चाहते हैं, थीसिस स्टेटमेंट को थोड़ा हाईलाइट कर दें, बाकी ऐसे में कुछ हाईलाइट करने की जरूरत नहीं होती, आप लिखते जाएं। लेकिन ये पता चलना चाहिए कि पहला पैराग्राफ आपका खत्म हो गया, दूसरा स्टार्ट हो गया, तीसरा स्टार्ट हो गया, ये पता चलना चाहिए। सबको आप मिक्स ना कर दें। और ये भी नहीं होना चाहिए कि एक पैराग्राफ 3 पेज का, एक 5 का, एक 2 का, एक आधे पेज का। ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है 2 से 3 पेजेस का, बाकी सारे पैराग्राफ्स आपके एक पेज के होते हैं। ठीक है, ये भी आपने ख्याल करना। सर बॉडी पैराग्राफ में कंक्लूडिंग सेंटेंसेस भी यूज कर सकते हैं? वो तो करते हैं आप, जाहिर बात है। हर बॉडी पैराग्राफ के एंड पे, बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो बॉडी पैराग्राफ होता है ना, ये जो मैंने लिखा है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। पहला स्टेटमेंट होता है इसका हेड, उसे कहते हैं टॉपिक स्टेटमेंट। दूसरी चीज इसमें होती है बॉडी, जिस तरह ऐसे में होती है। बॉडी के अंदर वही बातें जो मैंने आपको बताई है, रीजन है, लॉजिक है, कंपैरेटिव एनालिसिस, वो होता है। और तीसरी इसकी होती है टेल, या आप कह लें कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होता है इसका। ये तीसरा स्टेटमेंट, ये 3 पार्ट होते हैं। ये 3 पार्ट्स आपने कंप्लीट करने होते हैं अपने उसके अंदर। ठीक है सर, थैंक यू जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। बॉडी पैराग्राफ में लिख लिए। ये वैसे ऐसे का एक लेक्चर बनता नहीं था, मैं आपको चूंकि एक लेक्चर में करवाना था, मैंने आज करवा रहा हूँ। इसकी मजीद भी बहुत सारी बातें हैं ऐसे की। अब वो ऐसे की क्या बातें हैं कि आपने सेंटेंस, वो जो मैंने आपको परसों बताया, सेंटेंस कैसे लिखने होते हैं। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की प्लेसेस होती हैं, फिक्स प्लेसेस होती हैं ऐसे में, वो कौन कौन सी हैं। फिर आपके स्ट्रेस पॉइंट्स होते हैं आपके सेंटेंसेस के, वो कौन से होते हैं। अच्छा, फिर आपको जो सा है ऐसे राइटिंग के अंदर आपकी कनेक्टिंग डिवाइसेस होती हैं, हुक्स उनके कहते हैं 2 पैराग्राफ्स में, वो क्या होते हैं। तो एक लेक्चर में तो पॉसिबल नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये छोटी छोटी बातें बताएंगे
और आपने कौन सी टर्म्स अवॉइड करनी होती हैं ऐसे राइटिंग में, ये भी एक इसमें होता है। तो ये एक लेक्चर नहीं है, 8-10 लेक्चर सिर्फ ऐसे राइटिंग के होते हैं जिसमें आपको ऐसे की छोटी छोटी बातें पता चलती हैं, तभी आपका ऐसे कैसे बनता है। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये आप ये समझ नहीं सिर्फ ओवरव्यू ऐसे का, आपका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। मजीद 8-10 लेक्चर ऐसे राइटिंग के हैं, क्योंकि ऐसे राइटिंग जो है वो इतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंपल यहाँ करवाई जाती है। ठीक है, और ये इसलिए बता रहा हूँ, जब आप जाए ना किसी इम्तिहान में तो आपको सबसे बेस्ट होना चाहिए, आप कोई भी लूप को छोड़ के मत जाएं। ठीक है, तो जब लूप को छोड़ते हैं आप तो फिर आप फेल भी होते हैं। जी, आप लिखते हैं सजेशंस। सजेशंस के बारे में आप 2 से 3 पैराग्राफ बना सकते हैं सजेशंस के, 2 से 3। अगर सजेशन आपके पास ज्यादा हैं, जिस तरह कोई बच्चे 10-15 सजेशन हैं आपके पास, तो आप बेशक एक पैराग्राफ में ना लिखें, आप 5-5 सजेशन एक एक पैराग्राफ में लिख दें। एक पैराग्राफ बनाएं, 5 सजेशन लिख दें, दूसरा पैराग्राफ बनाएं, 5 सजेशन लिख दें, तीसरा पैराग्राफ बनाएं, 5 लिख दें। लेकिन अगर सजेशन कम हैं, 10 हैं, तो 2 पैराग्राफ बना दें। एक में लिखना चाहते हैं, कम सजेशन है तो एक में लिख दें। लेकिन इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, सजेशंस लॉजिकल होनी चाहिए, इंप्लीमेंट होने वाली होनी चाहिए। कोई ऐसी बात आपने नहीं कह देनी सजेशन में जो इंप्लीमेंट ना हो सके। तो सजेशन आपकी होती हैं टू द पॉइंट, लॉजिकल, और वो जो आप इंप्लीमेंट कर सकें, ऐसी नहीं होती जो आप इंप्लीमेंट ही ना कर सकें। ठीक है, तो सजेशंस के बारे में इस बात का ख्याल करना होता है, और वो भी सजेशन ही देनी जो कि ज़बान ज़द आम होती है कि हर कोई वो लिख रहा हो। सजेशन आप अपने दिमाग से दिया करें, अपने माइंड से दिया करें, बहुत सारी बन जाती है। रीडिंग आप करेंगे तो आपकी बन जाएगी। सर एक सजेशन एक पैराग्राफ का होगा या एक पैराग्राफ में हम ज्यादा सजेशंस भी दे सकते हैं? बच्चे मैंने बताया एक पैराग्राफ में आप 5-6 सजेशन लिख सकते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ में। ठीक है, सजेस्ट ही करना होता है ना आपने। एक सजेशन पे एक पैराग्राफ नहीं बनाना, एक पैराग्राफ में 3-4-5 लिख सकते हैं आप। 5 एक में लिख दे, 5 दूसरी में, 5 तीसरी में। ठीक है ना, लेकिन सजेशन में रिपीट नहीं करनी, सजेशंस रिपीट नहीं करनी, सजेशंस आपने बार बार उसी को रिपीट किया जाए। ठीक हो गया सर? सजेशंस हमेशा पैराग्राफ फॉर्म में लिखनी चाहिए जी। और सर ये कितने पेज की होनी चाहिए सजेशन? ये है जी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 2 पेज की, 3 पेज की, जितनी देखें, जितना देखें, क्वालिटी पे फोकस किया करें। अगर आपके पास क्वालिटी सजेशन है तो 3 पेज लिख लें, कम है तो 1 पेज लिख लें, लेकिन जितनी लिखें अच्छी लिखें। ठीक है, जबरदस्ती ना लिखें जी। अच्छा, अब आपको कंक्लूजन काइंडली लिख के दिखा दें, मतलब कैसे हमने एक के बाद दूसरी लिखती हैं। किसमें, सजेशन में? यस सर, मतलब हमने रिपीट, मतलब बार बार करते जाना है। जैसे हमारी एक सजेशन हमने एक लिख के अगले उसी डायरेक्ट उसको बाद लिख देना है। हाँ बिल्कुल, एक लिखेंगे फिर दूसरी लिखेंगे फिर तीसरी लिखेंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ, एक लिखेंगे, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह लिखेंगे। लेकिन प्रूव करनी है कि कैसे इंप्लीमेंट हो सकती है, उस पर डिस्कशन भी थोड़ी करनी होती है। बार कंक्लूड कैसे करते हैं? सबसे बड़ी गलती कंक्लूजन में होती है। क्या गलती होती है? कंक्लूजन में बच्चे समरी लिखाते हैं सारी ऐसे की। कंक्लूजन समरी नहीं होता, ये बात याद रखें। द कंक्लूजन पार्ट इज नॉट द समरी ऑफ योर essay actually. This is the last chance to prove your point. You have to prove that you have answered all the questions asked by the examiner. कंक्लूजन में आपने प्रूव करना होता है कि आपने एग्जामिनर के सारे सवालों का जवाब दे दिया। आपने फाइनल व्यू पॉइंट देना होता है अपने ऐसे के बारे में। और कंक्लूजन का पहला स्टेटमेंट होता है थीसिस स्टेटमेंट। कंक्लूजन का पहला स्टेटमेंट होता है थीसिस स्टेटमेंट। जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा होता है थीसिस, आइडिया वही होता है, वर्डिंग डिफरेंट होती है। जो इंट्रोडक्शन वाला थीसिस होता है, ये भी उसी तरह का थीसिस होता है, इसकी वर्डिंग डिफरेंट होती है, यानी कि डिफरेंट वर्ड्स में लिखना होता है। आइडिया वही होता है इंट्रोडक्शन वाला, ये नहीं कि इंट्रोडक्शन वाला थीसिस और बता रहा है, कंक्लूजन वाला थीसिस कुछ और बता रहा है, ऐसे नहीं करना। आइडिया वही होता है आपका, ये सिर्फ वर्ड्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका आता है कंक्लूजन का थीसिस स्टेटमेंट, ये पहला। अब इसके बाद करना क्या होता है थीसिस स्टेटमेंट लिखने के बाद? इसके बाद आपने अपना फाइनल व्यू पॉइंट देना होता है
कि क्लाइमेट चेंज के बारे में आपने पूछा था, तो आप अपना व्यू पॉइंट इस तरह देंगे कि हाँ जी क्लाइमेट चेंज जो सी है वो एक रियल थ्रेट है जो एग्जिस्ट कर रही है, जो कि हमारी अपनी वजह से हुई है और हमने इसको काउंटर करना है, हमें इसके बारे में सीरियस होना होगा, हम सबको मिलकर काम करना है अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया को या अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। क्योंकि क्लाइमेट खुद भी जो सा है वो रिस्पॉन्ड कर सकता है, अर्थ भी रिस्पॉन्ड कर सकती है। अगर अर्थ रिस्पॉन्ड करेगी या क्लाइमेट रिस्पॉन्ड करेगा तो फिर हम नई पोजीशन में होंगे अपने आप को बचाएं। तो हमें इससे पहले कि हम एक उस पॉइंट पे पहुंचे जहाँ पे क्लाइमेट खुद आगे से रिएक्ट करे, हमें इसके बारे में कुछ करना है। जैसे हमने ऐसे में डिस्कस किया है, बहुत सारी कॉजेज या बहुत सारी रीजंस जो हैं उनको हमें डील करना है, उनके अगेंस्ट हमने एक्शन लेना है, ताकि हम इस क्लाइमेट चेंज के जो फिनोमिनन है, ये जो बढ़ता जा रहा है, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, इसको हम काउंटर कर सकें, इसको हम स्लो कर सकें और आहिस्ता आहिस्ता इसको हम खत्म कर सकें, वापस उस एवरेज टेम्परेचर में पहुंच जाए जो कि स्टार्ट में था। ये होता है फाइनल व्यू पॉइंट आपका। अब ये जो मैंने आपको वर्ड लफ्ज बताए हैं, ये मेरे अपनी राय थी क्लाइमेट चेंज के बारे में, और ये राय किस पे बेस की थी? मैंने अपने ऐसे पे, जो मैंने ऐसे लिखा है। बच्चे गलती करते हैं, वो कहते हैं डिफॉरेस्टेशन इज द कॉज, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द, भाई कॉजेज आपने इंट्रोडक्शन में लिख दी हैं। या वो एक और गलती करते हैं कि वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ये सोल्यूशन में आप बता चुके हैं। कंक्लूजन में आपने चीजें नहीं बतानी होती, आपने अपनी एक फाइनल राय देनी होती है अपने टॉपिक को ज़हन में रख के, जिस तरह मैंने दी अभी। और आखिरी जो स्टेटमेंट होती है वो फूड फॉर थॉट होती है। अब फूड फॉर थॉट क्या होती है? आपने एग्जामिनर को कोई ऐसे दो जुमले लिखने होते हैं कि वो सोचने मजबूर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप ये लिखेंगे कि इफ वी फेल टू कर्ब द मीनेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, the future of our generations will be catastrophic। ठीक है, जो भी आप इसमें लिखें, यानी कि आप ये बताएंगे कि अगर हमने इसको कंट्रोल ना किया तो we will face detrimental impacts of climate change। और ये भी आप बता सकते हैं कि the future of our generation will not be secure। अब ये फूड फॉर थॉट है कि एग्जामिनर सोचे कि वाकई में कि अगर हम फेल हो जाते हैं इसको कंट्रोल करने में तो इसके इम्पैक्ट्स दूर तक जाते रहेंगे, हमारे फ्यूचर तक जाएंगे, हमारी जनरेशंस तक जाएंगे। तो ये फूड फॉर थॉट होती है, आखिरी दो जुमलों में देनी होती है आपने। अब ये कंक्लूजन के 3 पार्ट्स हैं। अब इसमें देखें, इसके अंदर ना तो आपका वो है कॉजेज ना इफेक्ट्स हैं, इसके अंदर आपका फाइनल व्यू पॉइंट है। पहला थीसिस स्टेटमेंट है, देन यू हैव टू राइट योर फाइनल व्यू पॉइंट एंड देन यू हैव टू गिव 1 or 2 sentences for food for thought, एग्जामिनर के फूड फॉर थॉट के लिए। ये कंक्लूजन का पार्ट होता है। एंड द लेंथ ऑफ योर कंक्लूजन शुड बी अराउंड 2 pages। द नॉर्मल प्रैक्टिस इज, जो रिकमेंड की जाती है कि जितनी लेंथ आपके इंट्रोडक्शन की हो उतनी कंक्लूजन की हो। ये रिकमेंडेड है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिकमेंडेड है। जो मिस्टेक बच्चे करते हैं, दे यूज टू राइट अ कंक्लूजन आधे पेज का लिखाते हैं, ये गलती नहीं करनी। कंक्लूजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एसे। एग्जामिनर के कंक्लूजन ही पढ़ लेता होता है पहले, फिर जाता है इंट्रोडक्शन पे। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर कंक्लूजन एंड यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। यू हैव टू राइट योर कंक्लूजन कीपिंग इन माइंड ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस। ठीक हो गया? तो ये आपका कंक्लूजन पार्ट होता है जो कि आपने इस पे जबरदस्त फोकस करना होता है। अब यहाँ पे फोकस होता क्यों नहीं है? क्योंकि पहले लोगों को पता ही नहीं होता कंक्लूजन में फाइनल व्यू पॉइंट देना होता है, वो समरी लिखाते हैं बच्चे। दूसरी गलती ये होती है कि बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाते। जब तक कंक्लूजन या सजेशन में पहुंचते हैं 5 मिनट रह गए होते हैं। अब वो 5 मिनट में या वो कंक्लूजन लिख लें या वो जल्दी से कंक्लूजन लिख के आउटलाइन लिख देते हैं। तो इसका मैं आपको हल बता देता हूँ। यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा। आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करें, आप एवेल्यूएशन करवाएं अपने एसेस की इस पैटर्न के मुताबिक। आप जब तक घर में बैठ के 3 घंटे में ऐसे नहीं लिख सकेंगे ना, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर तो लिख ही नहीं सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐसे कंप्लीट हो और आपका ऐसे जो है वो टू द पॉइंट हो और आप आराम से लिखें, पैनिक ना हो वहाँ पे, तो आपको चाहिए कि आप घर बैठ के ऐसे लिखें। नहीं लिखेंगे तो आप कभी कंक्लूजन तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। और ये अक्सर यही होता है, सारा ऐसे लिखाते हैं, कंक्लूजन छोड़ आते हैं। बच्चे कहते हैं बस कंक्लूजन रह गया था, बाकी लिख दिया। तो भाई कंक्लूजन आपका एग्जामिनर सबसे पहले भी पढ़ता होता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। जी समझ आ गई इसकी? हाँ जी। यस सर। जी, अब आप में से कितने बच्चे इसको फॉलो करते हैं, इस पैटर्न को? वैसे पूछ रहा हूँ। सर हमें पता ही नहीं था।
क्या नहीं पता? ऐसे ऐसे लिख खास तौर पर सर ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का, सर ये तो पहली दफा ही सुना है कि आप उसी पेज पे, फर्स्ट पेज पे लिख भी सकते हैं, बाद में ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। यार ये चीजें बात वही बात है, अगर भी फॉलो करता है तो मुझे बताए इसको, क्योंकि मैं यही बात बार बार सरगोदा में जब मैं आया हूँ तो मैंने इस चीज को यही पाया कि यहाँ पे तो ऐसे का पैटर्न ही फॉलो नहीं होता, फॉलो ही नहीं होता पैटर्न ऐसे का। तो और सर ये बताएंगे जो सजेशन है सर वो पैराग्राफ कितने बड़े बड़े होने चाहिए? एक एक पेज का, सजेशंस वाला भी सजेशन वाला भी। सर एक क्वेश्चन था सर, एक मिनट सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन 3 पेजेस का हो सकता है और कंक्लूजन 2 पेजेस का हो सकता है, बाकी सारे पैराग्राफ 1 पेज के होते हैं। ठीक है सर ये जो इंट्रो है सॉरी इंट्रो क्या कह रही हैं आप? इंट्रो के जो पैराग्राफ्स हैं जी वो कितने बड़े बड़े होने चाहिए? वो भी एक पेज का एक पैराग्राफ? इंट्रोडक्शन 2 पेजेस का, 2 पेजेस का बन जाता है वो। देखें 2 पेजेस का एक पूरा पैराग्राफ होगा जी। देखें ये अगर आप ये सारी चीजें अगर आप इंट्रोडक्शन में फॉलो करें ना, ये जो मैंने सामने लिख दी हैं, अगर आप स्टार्टर्स लिखें, अगर आप थीसिस लिखें, अगर आप थियरी बिल्डिंग करें, फैक्टर्स लिखें, कंक्लूजन लिखें, तो सॉरी कंक्लूड करें इसको, तो आपका ये ऑलरेडी बन जाता है 2-2.5 पेजेस। अच्छा इसमें मैं आपको बताऊं, हम जो ग्रुप शुरू कर रहे हैं जो हमारा होगा उसमें हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, जो हम अपना ग्रुप शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन तैयारी का, उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम करेंगे ये कि जो मैं आपको आज ऐसे बता रहा हूँ ना, ये मैं आपको लिख के दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आज तो मैंने आपको बता दिया ना कि पैटर्न है, लेकिन जो क्लासेस में मैं ये करता होता हूँ कि मैं लिख के दिखाता हूँ, मैं आपको स्टार्टर्स लिख के दिखाता हूँ, मैं थीम लिख के दिखाता हूँ, मैं थ्योरी बिल्डिंग करके दिखाता हूँ, मैं ये सारी चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाता होता हूँ पहली चीज। फिर हम आपको रिवीजन के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते होते हैं, उसमें हम सारा इंट्रोडक्शन लिख के दिखाते हैं आपको, सारे बॉडी पैराग्राफ लिख के दिखाते हैं, सब कुछ लिख के दिखाते हैं, वो हम शेयर करते हैं, ठीक है। और ये लेक्चर्स वैसे मैंने यूट्यूब पे भी शेयर किए हुए हैं, लेकिन हम वो चूंकि आपको समझ नहीं आते ना यूट्यूब वाले, वो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हैं, तो जिस तरह आज ही हमने ऐसे करवाया है, हम अब प्रैक्टिस ही होती है कि आपको लेक्चर बाद में शेयर कर देते हैं रिवीजन के लिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये लिखना भी बच्चों को प्रॉब्लम फील करते हैं बच्चे लिखने में, तो हम लिख के दिखा देता हूँ मैं ना आपको, जिस तरह आज मैंने ऐसे का पैटर्न बताया है। नेक्स्ट लेक्चर इस बात पे होता है वैसे क्लास में कि अब ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, तो पहले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग चेक करता हूँ बच्चों की कि ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने कैसे की, फिर मैं ये चेक करता हूँ कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है, फिर मैं इंट्रोडक्शन लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको समझ आए कि कैसे लिखना है। फिर बॉडी पैराग्राफ लिख के दिखाता हूँ आपको कि आपको समझ आए बॉडी पैराग्राफ किस तरह लिखना है। फिर कंक्लूजन लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि हाउ यू हैव टू राइट अ कंक्लूजन, ठीक है, प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, क्योंकि इस तरह बताने से तो आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना, इम्प्लीमेंटेशन से आप मजीद क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने जो सजेशन देनी है उसमें आपने अपना ओपिनियन देना है, तो सर अगर वो ओपिनियन एग्जामिनर की उसमें अगर पर्सनल थॉट इन्वॉल्व हो जाए और एग्जामिनर को पसंद ना हो, क्या उसका नंबर पे, सर नंबर उस पे डिपेंड आपने नहीं, आपने कहीं पे पढ़ा है कि एग्जामिनर की पर्सनल थॉट भी होती है? मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे अच्छा ओपिनियन वो होता है, अब ये भी मैं आपको बता देता हूं, आपको मैंने कहा है ना ऐसे राइटिंग की वो बातें बताऊंगा जो तो आपने पूरी जिंदगी नहीं सुनेंगे। ओपिनियन सबसे अच्छा वो होता है जो एग्जामिनर को चैलेंज करे, पता है आपको इस बात का, और ये मैं नहीं कह रहा, ये भी गोरा कहता है। अब ओपिनियन जो होता है ना, डिपेंड किस पे करता है कि आपने उसको प्रूव कर लिया है, अगर तो आपने प्रूव कर लिया तो फिर ठीक है, नहीं कर सके तो फिर वो फेल करता है आपको, फिर चाहे आप उसकी फेवर का ओपिनियन भी लिख दें, अगर आप प्रूव ही नहीं कर सके तो फिर फायदा क्या, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल जहन से निकालने की, एग्जामिनर पसंद करता है नहीं करता नहीं, आपने जो ओपिनियन दिया है ना आपने इसको प्रूव करना है, बस प्रूव कर लिया तो देन सब ठीक है जी। ठीक सर, थैंक यू सर। जी हाँ जी, और सवाल किया जी जी सर प्लीज गाइड अबाउट सजेशन पैराग्राफ। किस पैराग्राफ के बारे में? सजेशन पैराग्राफ। बच्चे, अच्छा मारिया, बच्चे जो आपका है ना सजेशंस, उसमें आप 1 बाय 1 का सजेशन लिखते हैं, जिस तरह आपने पहले लिख दिया ना कि अगर
आप पहले अगर लिखेंगे कि वी नीड टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ठीक है, टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये पहली आ गई। इसके बाद दूसरी लिखेंगे इन एडिशन टू दिस वी हैव टू कंट्रोल कार्बन एमिशंस, ठीक है, ये दूसरी सेशन लिख दी। इसी तरीके से तीसरी लिख देंगे, फिर चौथी लिख देंगे, इस तरीके से सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, ठीक है जी। सर जी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है यही हमारी आउटलाइन है ना इंट्रोडक्शन से जो पहले करनी है? नहीं, अब ये चीज जो सी है ना, अब आपने ऐसे लिख लिया सारा, अब जब आपने ऐसे लिख लिया इंट्रोडक्शन, अब आपने काम करना होता है कि आपने जब ऐसे स्टार्ट करते हैं ना इंट्रोडक्शन लिखना, उससे पहले एक पेज खाली छोड़ देते हैं, उससे पहले एक पेज खाली छोड़ देते हैं। वो पेज किस लिए होता है? आउटलाइन लिखने के लिए। हमेशा नीट आउटलाइन ऐसे के बाद लिखी जाती है, नीट आउटलाइन हमेशा ऐसे लिखने के बाद लिखी जाती है। रफ आउटलाइन आप लिख सकते हैं पहले, नीट आउटलाइन के लिए 1 या 2 पेज छोड़ दिया करें। जब ऐसे आप लिख लें, फिर आप ऐसे को देख देख के कि मैंने ऐसे में लिखा क्या है, तब आप एक नीट आउटलाइन बनाएं। क्योंकि आउटलाइन इररिलेवेंट लिखते हैं बच्चे। क्यों इररिलेवेंट लिखते हैं? क्योंकि वो पहले आउटलाइन बना लेते हैं, बाद में ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे में कोई नई चीज भी ऐड कर देते हैं। इसलिए हमेशा नीट आउटलाइन आप ऐसे कंप्लीट करने के बाद शुरू में जाके लिखते हैं, पेज पहले आप छोड़ देते हैं उसके लिए, ठीक है। सर अगर हम किसी टॉपिक पे लिख रहे हैं और ओपिनियन अगर थोड़ी बाइस हो जाती है, मतलब यानी कि किसी एनालिटिकल या पॉलिटिकल टॉपिक पे अगर हम लिख रहे हैं और ओपिनियन थोड़ी बाइस्ड हो गई है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगी सर? हाँ बिल्कुल, कोई मसला नहीं है। देखें, लेकिन पता है क्या, मैंने वही बात की है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अपनी दोनों टेस्ट में, एक में किया था प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, और मैं इसकी फेवर में चला गया था प्राइवेटाइजेशन की। तो मेरा पास ऐसे, मैं परेशान हुआ बाद में कि जी मैंने एग्जामिनर माइंड ना करे कि प्राइवेटाइजेशन की फेवर में क्यों गया है। मैं गया था, मैंने प्रूव किया, मैं पास हो गया। अब बात ये होती है कि आपने प्रूव किस तरह किया ना बात को, ठीक है। आप प्रूव ही ना कर पाए अपनी बात को, तो फिर तो आप अगर उसकी पसंद की बात भी लिखें लेकिन उसे प्रूव ना कर पाए, वो भी फायदा नहीं देती। क्या सर अगर एंटी गवर्नमेंट हो सकती है ओपिनियन आपकी? नहीं, आपने देखें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली निशाना नहीं बनाना, किसी भी गवर्नमेंट को डायरेक्ट निशाना नहीं बनाना, ठीक है। आप ओवरऑल बात कर सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, करप्शन भी कम होनी चाहिए। किसी को डायरेक्टली हिट नहीं करते, ऐसे में नाम लेके हिट नहीं करते। सर जी नेक पार्ट का थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, नेक पार्ट के बारे में ब्रीफ कर दें। अच्छा, नेक पार्ट, ये नेक पार्ट होता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखने के बाद आप लिखते हैं इसको, और इसके बारे होता है ये कि इसके 3 पार्ट्स हो सकते हैं, 3 पैराग्राफ। अब 3 पैराग्राफ कैसे हो सकते हैं? एक डेफिनेशन टाइप्स अगर आप लिखना चाहें तो इसका एक पैराग्राफ, हिस्ट्री लिखना चाहें तो इसका एक पैराग्राफ, करंट सिनेरियो लिखना चाहें तो इसका एक पैराग्राफ, एक एक पेज का। तो ये जो बच्चे हिस्ट्री अगर इंट्रोडक्शन में लिखाते हैं या आपका करंट सिनेरियो इंट्रोडक्शन में लिखते हैं तो गलती करते हैं। इसके लिए नेक पार्ट होता है। इंट्रोडक्शन सेपरेट पैराग्राफ है, नेक पार्ट के 2-3 पैराग्राफ हो सकते हैं, एक एक पेजेस के, जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। सर ब्रेन स्टॉर्मिंग का भी बताइएगा थोड़ा सा ब्रीफली, उसके बारे में जरा क्लियर है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, आपने टॉपिक को लिख लेना है जिस तरह ये लिखा हुआ है क्लाइमेट चेंज, पेज के दरमियान में लिख लेना है, और फिर साइड पे आपके ज़हन में जो आइडिया आता जाएगा आपने लिखते जाना है, ठीक है। बाद में आपने उन आइडियाज को सेग्रीगेट कर देना है कि अब इनमें से कॉजेज कौन से हैं, इफेक्ट्स कौन से हैं, सजेशंस कौन से हैं, सोल्यूशंस कौन से हैं, ठीक है। ये बाद में आप उसकी वर्किंग करते हैं, इसे कहते हैं प्लानिंग। पहले पॉइंट्स को ऐड कर लेते हैं, फिर उनमें से पॉइंट पिक करते हैं अपने ऐसे के लिए कि मैंने इंट्रोडक्शन में ये लिखने हैं, सेशन में ये लिखने हैं, बॉडी पैराग्राफ में ये पॉइंट डिस्कस करने हैं, ठीक है। और सीक्वेंस भी वहीं आप डिसाइड कर लेते हैं। जी नासिर जी। सर कितने टॉपिक्स हम ऐसे के तकरीबन डिस्कस करेंगे फॉर द ये सर काइंडली थोड़ा सा स्टार्टर्स के बारे में रिपीट कर दें सर। अच्छा, मैं बता देता हूँ। हाँ जी, ये जो आपने सवाल किया ना कितने टॉपिक्स, ये सबसे मजे का सवाल है। क्योंकि मैं, अगर आप मेरे पास तैयारी करें या हमारे पास इनोवेटिव में आए, तो हम कभी भी आपको नहीं कहेंगे कि 15 टॉपिक कर लें, 20 टॉपिक कर लें। क्यों? अगर उनमें से भी ना आया तो बात ये होती है कि आप टॉपिक्स पे ना जाया करें, आप ये पूछा करें कि स्किल सर कैसे डेवलप करें हम ऐसे राइटिंग की, ठीक है। आपको ऐसे लिखना आना चाहिए, और फिर आप साथ साथ रीडिंग तो करते हैं ना, आप कोई भी ऐसे लिख लेते हैं,
कोई भी ऐसे आप लिख लेते हैं, इसे कहते हैं ऐसे की स्किल आना। स्किल आप यू मस्ट बी स्किलफुल पर्सन। जो लोग गलती करते हैं वो 20 टॉपिक तैयार करते हैं और ऐसे आता है 21वें टॉपिक से, तो जब माइंड रेडी नहीं होता ना आपका कि यार 21वां टॉपिक आया तो मैं क्या करूंगा, तो फिर आप फेल ही होते हैं ना। तो इसलिए आप रीडिंग करेंगे, हमारा तरीकेकार ये है, वी प्रोवाइड यू विद द नोट्स और द रीडिंग मटेरियल, ठीक है, एंड देन वी हेल्प आवर स्टूडेंट्स टू बिल्ड देयर स्किल। हम आपकी स्किल बिल्डिंग पे वर्क करते हैं बजाय इसके कि हम आपको क्रैमिंग की तरफ लेके जाएं, बिकॉज सीएसएस में यू नीड टू डेवलप द स्किल टू पास एससी एंड प्रेसी। सही है, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर से शुरू होती है और एससी की मेथोडोलॉजी तक आती है। ठीक हो गया जी। नासिर, जो स्टार्टर्स होते हैं दे आर बेसिकली 2 sentences, दे लीड यू टुवर्ड्स द मेन टॉपिक। ठीक है, लीड करते हैं टॉपिक की तरफ, जनरलाइज्ड वे में, डायरेक्टली टॉपिक का जिक्र नहीं करते। ठीक हो गया। अब इसमें ये कि मैं अपना जो पूरा लिखा हुआ ऐसे है ना, वो आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप हम बना रहे हैं, जो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें हम शेयर कर देंगे। उसमें मैंने स्टार्टर्स भी लिखे हुए हैं, थीसिस भी लिखा हुआ है, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी की हुई है, सब कुछ किया हुआ है उसके अंदर। ठीक है, वो आपको पूरा ऐसे मिलता होता है। ठीक हो गया जी। हाँ जी, कोई और सवाल है आप लोग का जो वाइंड अप करें? नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो सा होगा ना सर काइंडली थोड़ा स्टार्टर्स का बता दें जरा एग्जांपल्स के साथ जो है। सॉरी सर काइंडली स्टार्टर्स के बारे में थोड़ा सा 2-3 सेंटेंस स्टार्टर्स के होते हैं, उनकी एग्जांपल्स के साथ काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें सर। इस तरह भी लिख सकते हो, सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, और बता देता हूँ आपको मैं। ये अगर आप ऐसे लिख रहे हैं नेशनल यूनिटी के ऊपर या इंटीग्रेशन के ऊपर, तो इस तरह का स्टार्टर हो सकता है। राइट सर। अच्छा, इस तरह का भी हो सकता है। ये अगर आप क्लाइमेट पे लिखते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह का भी हो सकता है आपका। ठीक है, स्टार्टर विल बी सिंपल सेंटेंस। जनरलाइज स्टेटमेंट होता है आपका ये, लेकिन जाता है फिर ये आपका उसकी तरफ, मेन टॉपिक की तरफ जाता है आपका। अजान हो रही है, 1 मिनट रुक जाए। जी, क्या कह रहे थे जी? नासिर, समझ आइए आपको? सर आपके लेक्चर्स रिकॉर्ड